नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमर छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। जब किसी परिवार का बच्चा बाहर पढ़ने जाता है तो परिवार की कई सारी उम्मीदें बच्चे से जुड़ जाती है कि हमारा बच्चा पढ़ेगा, अफसर बनेगा और परिवार की जिम्मेदारी को उठाएगा। लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि बच्चे बाहर जाते हैं, आगे बढ़ने के सपने बुनते हैं, पर कई बार कुछ बातें या माहौल ऐसा हो जाता है कि बच्चे ना किसी से बात को मन से लगा लेते हैं और कुछ ऐसा कर बैठते हैं कि मौत को गले लगा लेते हैं और अपने जाने के बाद परिवार के लिए हमेशा के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ऐसा ही एक मामला बीजापुर से सामने आया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र ने आत्महत्या कर ली। छात्र ने हॉस्टल के कमरे में गमछे का फंदा बनाया और पंखे से लटक कर झूल गया। छात्र के सुसाइड करने की वजह का पता नहीं चल सका। विभागीय अफसर और पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं जानकारी के मुताबिक छात्र का नाम जेवियर कुजूर है, जो चेरामंगी गांव में स्थित प्री मैट्रिक बालक छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रहा था। ऐसा बताया जा रहा है कि छात्र 1-2 दिन से किसी बात को लेकर परेशान भी था, साथ ही स्कूल में भी नहीं जा रहा था। बीजापुर इन दिनों लगातार छात्रावास में जो घटना है वो थमने का नाम नहीं रहा। सबसे पहले तोयनार में आपने देखा होगा, उसके बाद बीजापुर में घटना है। अब आवापल्ली की चेरामंगी में एक घटना मिली। जिला मुख्यालय से 23 किलोमीटर दूर जो आवापल्ली सड़क से लगा हुआ छात्रावास। एक तस्वीर आप देखिए, मेरे पीछे की जो तस्वीर है, ये बात आदर्श बालक आश्रम चेरामंगी। यहाँ सुबह एक घटना निकल कर आ रही। 7वीं पढ़ने वाला बच्चा जो नूकनपाल का निवासी है, जेवियर कुछ नाम बताया जा रहा है। जैसे घटना की खबर लगी, अधीक्षक के साथ ही साथ मंडल संयोजक और यहाँ के जो इंचार्ज एसी है वो भी लगातार फोन में बने हुए। वही अगर बात करें पूरी घटनाक्रम जहाँ हुई है, वहाँ पर पुलिस भी पहुँच चुकी है। क्षेत्र की तहसीलदार वो भी पहुँच चुकी। क्या कुछ मामला है, परिवार से जानने की कोशिश भी करेंगे और ये जानने कुछ आखिर ये घटना किस तरह हुई, क्योंकि लगातार बच्चों के बीच में जब भी ऐसे घटनाएं अगर आप देखते हैं तो ये बात निकल कर आता है कि किसी तरह मानसिक प्रताड़ना बच्चे के साथ ना हुआ हो। क्या कुछ मामला जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मंडल संयोजक राम प्रसाद सर के जावापल्ली वो मौजूद है। क्या कुछ घटना, इस तरह की घटना किस तरह की, इस घटने में क्या कुछ बातें निकल कर उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर सबसे पहले तो ये जो घटना है, शादी पढ़ने के बच्चे की जो आत्महत्या की मामला है, क्या कुछ मामला, किस तरह मामला हुआ है, क्या कुछ घटना में निकल कर आ रहा है। हाँ, मुझे जिस तरीके से जानकारी मिली ठीक 11:15 बजे करीब, तो जैसे ही अधीक्षक के द्वारा दूरभाष के माध्यम से मुझे बताया गया तो मैं तुरंत आज छात्रावास जाकर के उक्त घटना को देखा तो वास्तव में बच्चा मृत पाया गया। और उसके बाद मैंने अधीक्षक से सारे वृत्तियों से और सारे बच्चों से इसे जानने की कोशिश की कि क्यों हुआ, कैसे हुआ इस घटना का। उसके बाद उक्त घटना को मैंने उच्च अधिकारियों को जानकारी दी और इसकी जांच चल रही है और जांच पूरा होने पर इसकी सारी बातें सामने आ जाएंगी। सर प्रशासन इस तरह पे लगातार जो बैठकें होती है अधीक्षकों को साथ, आप ही लोगों को भी गाइडलाइंस बताया जाता है कि इस तरह घटना रोकने के लिए हमेशा देखते रहे, बच्चों को समय समय पर नहीं बताया कि इस तरह के कदम ना उठाएं। तो ऐसा क्या लगता है, कहीं चूक आप मानते हैं कि इस तरह घटना हुआ या बता नहीं पाया या कुछ चीज़ कमी रही होगी। समय समय पर इन बच्चों के लिए बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं अभी शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, पर बच्चों में कोई ना कोई हमारी तरफ से कमी हुई ऐसा कहना गलत है, पर हम बहुत प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को अच्छा दें। सर आने वाले समय इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए क्या कुछ तैयार हैं, क्योंकि अधिकारी उच्च अधिकारी सब लगातार कांटेक्ट में, क्या कहना है अधिकारियों का इस मामले में। इस मामले में अधिकारी बहुत संवेदनशील है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि बहुत सारे कार्यक्रम बच्चों के लिए हम करने जा रहे हैं। योग है, बहुत सारे ध्यान है, ये सारी चीज़ें आने वाले समय में होने वाली है और हो रही हैं। तो बिल्कुल मंडल संयोजक जो इनसे आप सुन रहे थे, इनका साहब का प्रशासनिक तौर पर जो लगातार बैठकें होती रही है, समय समय गाइडलाइंस के बारे में बताता रहा, लेकिन लगा जो कमियां हैं ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन इसे सुधारा जाएगा जरूर। प्रशासनिक तौर पर जो अधिकारी है वो इस पूरे मामले पर बने हुए हैं।
अधीक्षक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश आखिर घटना किस तरह बच्चा फांसी जो लगा उसके बाद किस तरह जानकारी नहीं मिली है। जो जानकारी हमें निकल कर हम तक आया इसमें ये बताया अधीक्षक जिस घटना जब हुई थी यहाँ पर मौजूद नहीं था, आखिर घटना की जानकारी आपको कब मिली और बच्चा इस तरह की एक कदम क्यों उठाया, क्या कुछ जानकारी मिली? हाँ सर, इसमें जैसे कि मैं आपको इस आपके चैनल के माध्यम से ये बता दूं पूरी घटना। जैसे कि कल से बच्चा जो है ना स्कूल नहीं जा रहा था, तो हमने कल भी बच्चे खोजा 1:30 बजे करीबन दिन के, तो बोले स्कूल क्यों नहीं गया। तो वैसे ही हम लोग के बीच में कल एक हमारी स्कूल के टीचर रही मैम, उनके पापा का निधन होने की वजह से वैसे कल छुट्टी भी दे दिए थे। तो हम बोले बच्चे को बढ़िया सा मतलब जाना है बेटा, ये सब ऐसे इधर उधर छुपना नहीं है। तो फिर कल जैसा भी था और आज सवेरे से स्कूल में घर में भी था बढ़िया से, और रहने के बावजूद ही मतलब उसको हमने ये समझाया कि सवेरे कल नहीं गया, आज भी जाना है, ऐसे रहना नहीं है, जाऊंगा। ठीक है सर, मैं जाऊंगा ही बोला। और उस बीच में मैंने भी घर के लिए तैयार होने के लिए निकल गया। जैसे मैं जाके आने के बाद पता चला कि नहीं स्कूल नहीं गया, तो मैं जैसे यहाँ 10:10 पे पहुँच गया। पहुँचने के बाद उसकी जायज़ा लिया, बच्चा उस वक्त यहाँ नहीं था। मैंने काफ़ी समय तक फिर इधर उधर से देखा, और देखने के बावजूद फिर सफाई वगैरह को देखने के बाद मैंने थोड़ा देर के लिए वो चांदनी पारा की ओर चल दिया था। तो फिर जैसे मैं वहाँ जाने के मेरा जो काम निजी काम था उसको जैसे करते मतलब यहाँ पर मुझे 12:09 पे मेरे पास कॉल आया, सर ऐसे टाइप का हुआ था। तो मैं 4-10 मिनट के अंदर में पहुँच गया। पहुँच के फिर जायज़ा लिया तो बच्चा इस तरह का सुसाइड क्यों किया ये हमें भी आगे आता है, बिल्कुल सर समझ एक में नहीं घटना जो निकल कर की माँ से हमने बात किया, वो कह रही थी कि 2-3 दिन पहले चोरी का मामला कुछ निकला, क्या क्या चीज़ था, कुछ बता पाए इसके बारे में, कुछ जानकारी है क्या? वो बच्चा कहीं पर कोई सी दुकान में चोरी करने के लिए गए थे बोलते हैं। तो बोले हम समझा दिए, बाद में वो लोग ये बताए कि हम लोग ऐसा किए। तो हम बोले ठीक है समझा दिए। ऐसे क्या किया लाए वो वहाँ जो है ना वो अपना धूम्रपान की चीज़ लाया। तो मैं बोला ये सब नहीं करना है बेटा, समझा दिया गया। बाकी उनके घर वालों को भी मैं बोला कि मत आओ इधर, क्योंकि बच्चा को हालांकि सूचना मैं ही दिया घर वालों को भी कि ना ऐसा कर रहा था। सर इस तरह की घटना है अभी अब जो बच्चे हैं उनके साथ किस तरह ट्रीट हो, क्योंकि इस तरह की घटना पर दोबारा ना हो, इसके लिए क्या किस तरह की तैयारी? मैंने सारे बच्चों को ये समझाया कि ये मतलब मैं मेरी तरफ से ना सर परिपक्व पूरी जानकारी बहुत बेहतरीन देता हूँ, क्योंकि मैं बहुत अंदरी क्षेत्रों से आया हुआ हूँ और मैं इस चीज़ों से वाकिफ़ हूँ कि ना मैं तंबाकू गुड़ाखू ये चीज़ें से मैंने शुरू से भी यूज़ नहीं करता हूँ। तो मेरे सारे बच्चे उस तरह ही रहे जैसा मैं हूँ। तो मैं इस बच्चे को भी बहुत समझाता ही गया। लगभग ये ना तो कम से कम इसी वर्ष मेरे पास आया, और 6 से 7 महीने के बीच में जो यहाँ जो समय था उसमें से 3 से 4 महीना पर उसका कोई शिकायत नहीं थी। पहला शिकायत उस दिन आया और ना समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों घटना को अंजाम दिया। हम लोग से भी जानकारी मतलब वो बिल्कुल सही नहीं है, अचानक ऐसा किया है। हम लोग खुद भी सोच नहीं सकते किस बच्चे के बारे में कि ऐसा करेगा। तो बिल्कुल आप इस वक्त अधीक्षक को सुन रहे थे, क्या कुछ घटना थी। जो चोरी की बात भी जो उनकी माता जी ने कहा उस पर भी उन्होंने कहा कि समझाने की कोशिश किया, क्या कुछ घटना है ये तो जांच के बाद ही पता चले, क्योंकि पोस्टमार्टम के लिए पुलिस पूरी फॉर्मेलिटी जो क्लियर करके वो आवपल्ली जो हॉस्पिटल है वहाँ भेजा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही कुछ पता चले कि आखिर घटना में क्या कुछ पाया। चेरामंगी में जब बच्चा फांसी लगाने से मौत हुई, वो प्रशासन से तहसीलदार से यहाँ मौजूद है और जानने की कोशिश करेंगे उनसे कि आखिर घटना के पीछे क्या कारण था, किस तरह की जो बातें जो निकल कर। सर जो घटना हुई है बच्चे साथी पढ़ने के जो बच्चे की मौत हुई है, क्या कुछ कारण निकल कर, क्योंकि आप आए यहाँ पर सुबह से दिख रही है? जैसे मुझे घटना के बारे में पता चला, मैं तत्काल उपस्थित हो गया और थाने आवपल्ली को भी सूचित किया गया। थानेदार भी मौके में उपस्थित हैं, जांच पड़ताल की जा रही है। अब अंतिम जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि घटना के क्या कारण हैं, और जिसकी भी लापरवाही होगी उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर प्रथम दृष्टि इस तरह की घटनाएं क्यों होती है, क्योंकि जब भी हमने लगातार जिले में देखा, बीजापुर में भी ऐसी घटना है, एक बार बच्चे तालाब जाते हैं ऐसे फांसी लगा, वो भी साथ ही पढ़ने का बच्चा। तो ऐसी घटना क्या दिखते हैं आपकी, क्या लगता है आपको? अब वो जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा, क्या है कि किसी भी घटना के बारे में पूर्वाग्रह नहीं लगा सकते। अभी पिछली घटनाएं भी जांच की जा रही है, इस पर भी जांच के बाद ही अंतिम निर्णय के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या कारण है। देखिए सुबह से जब घटना की जानकारी मिली, यहाँ पर तहसीलदार सर खुद मौके पे मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश की। उनका साफ कहना कि क्या कुछ है जांच के बाद ही बताया जाएगा। हर खबर के लिए रामचंद्र मेरुल की रिपोर्ट, बीजापुर। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। विधानसभा के बजट सत्र का आज 17वां दिन है और बजट सत्र का समापन आज हो सकता है। प्रश्नकाल में जंगल सफारी में जानवरों की मौत का मुद्दा गूंज सकता है, वहीं जर्जर सड़कों और लंबित राजस्व प्रकरणों पर सवाल फिर किए जाएंगे। प्रश्नकाल सत्र के दौरान बीजेपी विधायक राजेश मूणत ध्यानाकर्षण के मुद्दे उठाएंगे और प्रदेश में तेजी से बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं पर भी चर्चा की जाएगी। वहीं विधायक अजय चंद्राकर नियम 139 के तहत चर्चा की शुरुआत करेंगे। सीधे लिए चलते हैं आपको विधानसभा बजट सत्र में। डॉक्टर पांडे का नाम बताया, जबकि पूरे प्रश्न के उत्तर में उन्होंने लिखा है डॉक्टर राकेश वर्मा, राकेश वर्मा, राकेश वर्मा और डॉक्टर सोनम मिश्रा जो संविदा में है। तो ये रातों रात डॉक्टर वर्मा कहीं से आ गए डॉक्टर वर्मा की जगह? नहीं अध्यक्ष महोदय, राकेश पांडे नहीं, राकेश वर्मा है अध्यक्ष महोदय। भूल गए थे, पांडे नहीं वर्मा ही है। अध्यक्ष महोदय, अभी प्रश्न पूरा नहीं हुआ है। आपका प्रश्न बिल्कुल सही है सोनल मिश्रा। मंत्री जी अपना जवाब संशोधित कर नहीं, लीजिए। मैं जानना चाहूंगी क्या डॉक्टर राकेश वर्मा के खिलाफ पूर्व में कभी कोई कार्यवाही हुई है, कोई एफआईआर हुई है? वर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई या कोई? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने राकेश वर्मा और जो सोनल मिश्रा है वहाँ पर जो कंपाउंडर है उसको हम लोगों ने शोकास नोटिस दिया है और उसके उत्तर मिलते ही उसके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी उस कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी अध्यक्ष महोदय। चलिए अटल जी। अध्यक्ष महोदय, अभी बचा है, अभी मेरा प्रश्न बचा है। डॉक्टर राकेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर हुआ है और वो उनकी सेवा पुस्तिका को अवलोकन करने पर पाया गया है कि 5/12/1999 को शासकीय सेवा में आए। 2/3/2000 को डॉक्टर वर्मा को एकीकृत पशुधन विकास परियोजना बस्तर जगदलपुर में पदस्थ किया गया। 21/10/2004 को प्रतिनियुक्ति पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंतागढ़ बनाया गया। 9/11/2005 को मूल विभाग में वापस दिनांक 23/7/2007 तक कृत्रिम गर्भाधान केंद्र कोंडागांव में पदस्थ रहे। 11/8/2007 से 3/6/2009 तक निलंबित रहे। ये निलंबित रहने का कारण जानना चाहूंगी। ऐसे निलंबित लोगों को वहाँ क्यों भेजते हो? ठीक बोल रही हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कोई अच्छा सक्षम और योग्य डॉक्टर को वहाँ भेजिए जो 3-3 साल निलंबित है। ऐसे कि डॉक्टर को भेजने से इस प्रकार से वन प्राणियों की संकट बना रहेगा। इसलिए इतना ही सुधार लीजिए कि उसको ठीक करिए और दूसरे अच्छे डॉक्टर को भेजिए। मूल प्रश्न आपको यही है मेरा ख्याल है। ठीक है, अटल श्रीवास्तव जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय उप मुख्यमंत्री लोक निर्माण विभाग के मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि महोदय ये बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2021 से 2023 तक बिलासपुर मुंगेली मरवाही या बिलासपुर केवची में एनएचडीपी पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा कौन कौन सी सड़कों का निर्माण किया गया। और मेरा पॉइंटेड प्रश्न ये है कि अभी तक भूस्वामियों को अधिकृत भूमि का मुआवजा नहीं मिला है और इसका क्या अभी प्रोग्रेस है, ये बताने को। माननीय अध्यक्ष महोदय, तीनों तरह के सड़क निर्माण की जानकारी माननीय सदस्य ने पूछी है। राष्ट्रीय राजमार्ग, एडीबी और पीडब्ल्यूडी 3 जिले हैं, बिलासपुर, मुंगेली और गौरेला पिंडरा मरवाही। तीनों के अंतर्गत कुल मिलाकर 74 सड़क हैं और इन 74 सड़कों में जो प्रभावित किसान हैं उनकी संख्या है 1836। इनमें से 850 के मुआवजे का भुगतान हो गया है। 986 किसानों के मुआवजे के भुगतान प्रक्रियाधीन है। कुछ आपसी सहमति से क्रय हुए हैं, कुछ प्रोजेक्ट में रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही चल रही है, कुछ सड़कों में भू अर्जन के अंतिम आदेश होना बचा है और कुछ में किसानों के पैन कार्ड, नेशनलाइज्ड बैंक अकाउंट ये एकत्रित की जा रही है और एकत्रित होते ही किसानों के मुआवजे का भुगतान कर दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जवाब में ये भी बताया है कि 58 हितग्राहियों का बैंक खाते की जानकारी नहीं है, 45 हितग्राहियों को पीएमएफ की जानकारी नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है जो कि हमको मध्य प्रदेश के शहडोल से जोड़ेगी, जिसका काम सर्वे का काम हो गया, काम शुरू होने वाला है, पर अभी तक वहाँ के किसानों को मुआवजा नहीं मिला। ये प्रकरण लगातार लंबित होता जा रहा है और सड़क भी सांप जैसे मूर्ति चली जा रही है। जो वहाँ पर कुछ दलाल किस्म के लोग आ गए हैं
जो किसानों से ज़मीन का मुआवजा पाने के लिए, मुआवजा दिलाने के लिए पैसे की बात कर रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि महत्वपूर्ण सड़क है, अभी बनना शुरू नहीं हुई है, जब बनेगी तो उसका लिंक जुड़ जाएगा। माननीय धर्मजीत सिंह जी ने भी पहले ये बात उठाई थी कि हमको एक वैकल्पिक मार्ग, जो अचानक मार्ग का वैकल्पिक मार्ग है केवची जाने का, उसे भी तत्काल प्रभाव से शुरू करना चाहिए ताकि लोगों को आने जाने में असुविधा ना हो। वन अनुमति लेने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अनुमति मिलते ही सड़क का ठेकेदार को कार्यादेश जारी होगा और किसानों के मुआवजे प्रक्रियाधीन है। राशि की कोई कमी नहीं है। जैसे ही प्रक्रिया पूरी होगी किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। वन अनुमति मिलते ही सड़क का निर्माण प्रारंभ किया जाएगा। नहीं, मैं इसमें एक वन अनुमति माने अचानक वहाँ टाइगर रिजर्व के लिए, ये तो रोड है उसके लिए। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं आपको छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र में, जहां प्रश्नकाल सत्र में कई मुद्दे उठाए जा रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको विधानसभा। बताई है इसमें एक तो लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है, जितनी मांग आती है उतना स्वीकृत करने का प्रावधान है, और इसमें पात्रता की शर्तें दी हुई है कि परिवार के नाम पर भारतवर्ष में कहीं पक्का मकान ना हो, परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम हो और 31/8/2000 से पूर्व उस निकाय में निवासरत हो, हितग्राही के स्वामित्व की भूमि, पट्टे की आबादी की भूमि हो। ये बेनिफिशरी लेड कंस्ट्रक्शन के लिए होता है। इसमें जो पात्र अपात्र जो हैं 11,147, उसके अलग अलग कारण हैं। 1415 जो हितग्राही हैं उनके पूर्व से पक्का मकान होने के कारण वो अपात्र हैं, और 2848 जो अपात्र हैं वो या तो तालाब के किनारे का मकान है, हाई टेंशन है, रेलवे की भूमि है, निकाय से बाहर है, क्षेत्रफल कम है, इसके कारण से वो अपात्र हैं। और 2349 जो हितग्राही हैं वो भू स्वामित्व की दस्तावेज की कमी के कारण अपात्र हैं। 255 जो हितग्राही हैं घास भूमि या वन्य भूमि पर काबिज होने के कारण वो अपात्र हैं। उसी तरह से भवन अनुज्ञा जारी किंतु हितग्राही द्वारा निर्माण प्रारंभ नहीं किया गया है, इसलिए 4280 हितग्राही ये अप्रारंभ है। मेरा प्रश्न यह है, कितने आवेदन थे आपने तो बता दिया, उसके बाद क्या जो काबिज हैं और उनको मतलब आपने कहा कि काबिज के अनुसार है और उनके परिवार में अद्यतन नहीं हुआ, क्या उसको पुनः जांच कराएंगे? ऐसे भी अधिकारी हैं या लोग हैं या अन्य है जो अपात्र के लिए पक्का मकान बताते, जबकि वो पक्का मकान है, एक परिवार में 4 सदस्य हैं, 3 सदस्य हैं, ऐसे सदस्य का अलग अलग बंटवारा करके क्या उनको पात्रता निर्धारित करके आवास देंगे क्या? जैसे मैंने बताया कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने
प्रधानमंत्री आवास योजना शहर और ग्रामीण दोनों के लिए बनाई ताकि ज़रूरतमंदों को पक्का मकान मिल सके। और जब से हमारी सरकार बनी है, हम लगातार लोगों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने के लिए पात्रता अनुसार लगातार हम कार्यवाही कर रहे हैं। और जो अपात्रता की श्रेणी में जिन लोगों के मकान प्रारंभ नहीं हुए हैं, उनके दस्तावेज प्राप्त होने पर निश्चित रूप से उन्हें मकान मिलेगा। प्रश्न में इसमें था कि क्या में ऐसे गरीब परिवार हैं जिनके पास जमीन का कोई दस्तावेज नहीं है पर 30 वर्ष से अधिक वर्षों से काबिज है, इसके लिए कोई गाइडलाइन है क्या? पर एक गाइडलाइन आपने मतलब छत्तीसगढ़ सरकार का गाइडलाइन क्या है? दिशा निर्देश के अनुरूप पात्र हितग्राहियों को वितरण कर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं सम्मिलित, इसमें आबादी आपने सुरक्षित बोला है, आबादी सुरक्षित आबादी, शहर में सुरक्षित आबादी नहीं होता, नजुल होता है। और बहुत लोग सरकारी जमीन में काबिज हैं, वो 30 वर्ष से हैं, ऐसे पट्टे देकर क्या इनको आप हितग्राही को आवास दिलाएंगे क्या? छत्तीसगढ़ सरकार ने पात्र हितग्राही प्रमाण पत्र जारी करने पर प्रधानमंत्री आवास देने की योजना बनाई है कि वो मकान मालिक तो नहीं है, भू स्वामी तो नहीं है, पर वर्षों से काबिज हैं आबादी भूमि पर, प्रचलित आबादी पर, उनको पात्रता प्रमाण पत्र के आधार पर प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति मिल सकती है। पर नजूल जमीन पर प्रधानमंत्री आवास का प्रावधान नहीं है। और ऐसे लोग जिनके पास जमीन ही नहीं है, उनके लिए एक दूसरी योजना है अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप में, और उस योजना का भी लाभ बड़ी संख्या में हितग्राही ले रहे हैं। जो ग्रामीण भूमि है आबादी, उसे आबादी कहा जाता है, शहर को नजुल कहा जाता है, तो नजुल की जमीन में देने में आपत्ति क्या है? मैंने कहा नजुल की जमीन पर मलकियत नहीं होती है उस व्यक्ति की, लीज होल्डर होता है, और नजुल की जमीन पर यदि वो सही में पात्र है तो निश्चित रूप से मिलेगा। चलिए, धर्मलाल कौशिक जी। मैं मंत्री जी से प्रश्न पूछा हूं, तो मंत्री जी ये जो सहकारी समिति के जो कमीशन का भुगतान है 23-24 का अंतिम लेखा मिलान पूर्ण होने पर कमीशन की राशि दी जाएगी, ये अंतिम लेखा का मिलान कब तक कर लेंगे आप? माननीय अध्यक्ष महोदय, 23-24 के संदर्भ में माननीय सदस्य ने जानकारी चाहिए है, तो जल्द ही उसका जो धान का उठाव है वो पूरा होगा, और उसके पश्चात जो अंतिम मिलान है वो हम करके फिर उसके कहते हैं जो राशि है उसको हम तत्काल दे देंगे। ये अपना सुखद की मात्रा, ये जो मैं बोल फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।